नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज ही हमने चर्चा करी थी 15 वीडियोज की एक सीरीज की, और उसी श्रृंखला में हमारा दूसरा वीडियो है वो समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 2 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान बोर्ड के ब्लूप्रिंट के हिसाब से 6 नंबर के प्रश्न इस पाठ से आने वाले हैं, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, 2 नंबर का एक प्रश्न होगा 50 शब्दों का, और 3 नंबर का एक प्रश्न होगा 100 शब्दों का। तो आइए हम डिटेल से पढ़ते हैं इस पाठ को, और हमसे इस पाठ से जुड़े हुए हर एक सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र 6 नंबर के प्रश्न इस पाठ से भी पूछे जाने हैं, और कुछ बड़े कुछ छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ देखते हैं अब इस पाठ को। पहला प्रश्न जो बन सकता है इस पाठ से रिलेटेड, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है। पहला प्रश्न यही बन सकता है, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो देखिए, पहला उद्देश्य वो है क्षेत्रों में चल रहे विवादों को परस्पर सहयोग के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ही हल करना। पहला उद्देश्य क्या है क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के पीछे? क्षेत्रों में चल रहे विवादों को परस्पर सहयोग के माध्यम से स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर ही हल करना। दूसरा, अपने अपने क्षेत्र में शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने की कोशिश करना। यानी अपने क्षेत्रों में शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने की कोशिश करना, यह दूसरा उद्देश्य है क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के पीछे। तीसरे उद्देश्य की बात करते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में, जो अपने क्षेत्रों के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में काम करना, जैसे यूरोपियन संघ व आसियान ने बनाई है। यानी अपने क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में काम करना, और इसी का उदाहरण है यूरोपियन संघ और आसियान। और चौथा उद्देश्य है यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य को आसान करना तथा क्षेत्रीय समस्याओं का आसानी से समाधान निकालना। तो आप जान गए होंगे कि क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। इसके बाद में देखिए, 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था टूटने के बाद अब सत्ता के वैकल्पिक केंद्र ही कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को कम कर सकते हैं। बड़ी जोरदार बात है कि 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। यानी 1990 के दशक के शुरू में ही दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था है वो टूट गई है। अब सत्ता में एक ही महाशक्ति बची है, अमेरिका, और उस अमेरिका के प्रभुत्व को कम करने के लिए सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों की आवश्यकता महसूस हो रही है। दिसंबर 1978 में एक और अन्य फैक्ट है, दिसंबर 1978, याद रखना, चीन का एक नेता था देंग श्याओपेंग। कौन था? देंग श्याओपेंग चीन का राष्ट्रपति था। चीन में मुक्त द्वार की नीति इन्होंने अपनाई। इसके बाद चीन अगले कुछ सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा है। यानी दिसंबर 1978 में देंग श्याओपेंग ने चीन में मुक्त द्वार की नीति को अपनाया। अब हम बात करते हैं इसमें, देखिए, वैकल्पिक केंद्रों के तहत सबसे पहले यूरोपीय संघ की। सबसे पहले हम बात किस संघ की कर रहे हैं? यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ आते ही आप पहली बात जो ध्यान में रखोगे वो रखोगे यूरोपीय संघ का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ। तो यूरोपीय संघ का निर्माण, एक संधि थी, maastricht संधि। क्या नाम था इस संधि का? maastricht संधि। 1992 के तहत 7 फरवरी 1992 को यूरोपियन यूनियन का गठन किया गया। अब ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश थे वो किन किन बातों पर सहमत थे? देखो, एक विदेश नीति पर सहमत थे, समान रक्षा नीति पर सहमत थे, आंतरिक मामलों में सहयोग पर सहमत थे, समान मुद्रा यूरो को अपनाने पर सहमत थे। इसके अलावा उन्होंने एक झंडा, एक स्थापना दिवस जैसी साझा नीतियों को अपनाया। वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? 27 देश हैं। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक सैनिक प्रभाव है वो बहुत ही व्यापक है। तो आप यूरोपियन संघ के, यूरोपियन यूनियन के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। इसका गठन होता है 1992 7 फरवरी को maastricht संधि के तहत,
और इन बातों पर यूरोपियन यूनियन के देश सहमत थे। वर्तमान में 27 देश हैं। एक बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, 1 नंबर का या 2 नंबर की टिप्पणी पूछ ली जाती है, मार्शल योजना क्या है? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने यूरोप के अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की, खासकर पश्चिमी यूरोप की, और इसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। सीधा सा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने किसकी मदद की? यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की, और इसे किस नाम से जाना जाता है? मार्शल योजना के नाम से। कब हुआ ये? 1948 में। मार्शल योजना के तहत ही यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, ध्यान में रखिएगा, OEEC, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की गई। देखिए 1949 में, यहां 1948 में क्या बन गया? 1948 में बन गया यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, और 1949 में बना यूरोपीय परिषद। क्या बना? यूरोपीय परिषद। राजनीतिक सहयोग के मामले में यह अगला कदम साबित हुआ, और इसी के परिणाम स्वरूप बाद में 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन हुआ। तो देखिए 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन 1948 में बना। 1949 में क्या बना? यूरोपीय परिषद बनी, और 1957 में बना यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEC का गठन हुआ। ठीक है, तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के 12 सितारों का घेरा है, और ये घेरा है वो यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। जो सोने के रंग के 12 सितारे यूरोपियन यूनियन के झंडे में आपको दिखाई देते हैं। 2016 में देखें तो यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। पहली किसकी थी? अमेरिका की। यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस, नाम सुना ही होगा आपने, यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी है। सैनिक ताकत के हिसाब से देखा जाए तो यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना, यानी कहने का मतलब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूरोपीय संघ, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना भी किसके पास है? यूरोपीय संघ के पास। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। और यूरोपीय संघ के देश, भाई स्थायी सदस्यता भी फ्रांस के पास थी, और परमाणु हथियार भी यूरोपियन यूनियन के देशों में किसके पास है? फ्रांस के पास है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। तो भाई वित्तीय मामलों में दूसरा था, रक्षा के मामलों में दूसरा था, और अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। ब्रिटेन की एक पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करती थी, मार्गरेट थैचर। उसने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा था। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपियन मुद्रा यूरो को मानने का शुरू में क्या किया था? विरोध किया था। यूरोपीय संघ के गठन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव और देख लेते हैं। देखिए 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, पढ़ चुके हैं। 1949 में इसको राजनीतिक स्वरूप दिया गया। किसकी स्थापना हुई? यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई। अप्रैल 1951 में पश्चिम यूरोप के 6 देश थे, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इन्होंने पेरिस संधि पर दस्तखत करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया था। याद रखिएगा, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इन 6 देशों ने पेरिस संधि की। कौन सी संधि की? पेरिस संधि की, और यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। मार्च 1957 में एक बहुत महत्वपूर्ण, इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से, कौन सी संधि के माध्यम से? रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC का गठन किया। तो प्रश्न आ जाए, कौन सी संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन हुआ? और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन भी किसके तहत हुआ? रोम की संधि के तहत। बाद में जनवरी 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ले ली। किसने? डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने। 7 फरवरी को मास्ट्रिक्ट संधि के माध्यम से यूरोपीय संघ का गठन होता है। जनवरी 1993 में एकीकृत बाजार का गठन होता है। 2002 के जनवरी में नई मुद्रा यूरो को 12 देश अपनाते हैं। दिसंबर 2009 में लिस्बन की संधि होती है। कौन सी संधि होती है दिसंबर 2009 में? लिस्बन संधि। 2012 में यूरोपीय संघ को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। 2013 में क्रोएशिया
यूरोप का 28वां सदस्य बना। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब क्रोएशिया है वो यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना, तो यूरोपीय संघ में 27 सदस्य ही क्यों हैं? तो ये इसलिए है दोस्तों, 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह हुआ था और इस जनमत संग्रह में 51.9% मतदाताओं ने फैसला किया कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर हो जाना चाहिए। और बाद में 2020 में यूनाइटेड किंगडम यूके ने यूरोपीय संघ छोड़ दिया और इसके साथ ही यूरोपीय संघ में वर्तमान में अब 27 सदस्य बचे हैं। तो यूरोपियन संघ के बारे में हमने पूरी डिटेल से इसका अध्ययन कर लिया है। इसके बाद में एक और क्षेत्रीय संगठन है, वो है आसियान। कौन सा है? आसियान, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। गठन कब होता है इसका गठन होता है 8 अगस्त 1967 को। कब होता है? 8 अगस्त 1967 को। दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देश मिलकर के इसका गठन करते हैं। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, IMF था सी, इंडोनेशिया I से, मलेशिया M से, F से फिलीपींस और थासी थाईलैंड और सिंगापुर। ये 5 देश हैं, वो बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना करते हैं। बाद में इसमें मिल जाते हैं ब्रुनेई, दारुसलाम जिसको बोलते हैं, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया आसियान में शामिल हो जाते हैं। और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 10 है। वर्तमान में सदस्यता संख्या कितनी है? 10 है। आसियान के झंडे को देखें तो इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में धान की 10 बालियां हैं। ये किसको दर्शाती हैं? ये दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हुए हैं। और इस झंडे में जो वृत्त है वो आसियान की एकता का प्रतीक है। अब एक प्रश्न बन सकता है 2 नंबर का या 3 नंबर का, आसियान के प्रमुख उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। तो आसियान का मुख्य उद्देश्य तो क्या है? आर्थिक विकास को तेज करना, और आर्थिक विकास को तेज करके उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना। ध्यान रखिएगा, मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करना है और आर्थिक विकास को तेज करके उसके माध्यम से क्या करना है? सामाजिक विकास करना है, सांस्कृतिक विकास करना है। दूसरा उद्देश्य है सामूहिक सहयोग तथा बातचीत से साझी समस्याओं का हल ढूंढना, यानी सहयोग और बातचीत से साझी जो समस्याएं हैं इन देशों की, उनका हल ढूंढना। तीसरा जो उद्देश्य है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में साझा बाजार तैयार करना, यानी सब देश साझा बाजार तैयार करेंगे ताकि आर्थिक विकास हो। और चौथा जो उद्देश्य है वो क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को क्या देना? बढ़ावा देना। इस प्रकार आसियान के ये 4 प्रमुख उद्देश्य हो गए। एक प्रश्न आता है, कई बार आता है, आसियान शैली क्या है? 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आसियान शैली क्या है? देखो, आसियान के सदस्य देशों ने अनौपचारिक, सहयोगपूर्ण व टकराव रहित, अनौपचारिक, सहयोगपूर्ण व टकराव रहित मेल मिलाप करके एक नया उदाहरण पेश किया। क्या पेश किया? अनौपचारिक, सहयोगपूर्ण और टकराव रहित मेल मिलाप करके एक नया उदाहरण पेश किया। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे प्रश्न यहां से बन सकते हैं। देखिए, आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए, यानी सुरक्षा और विदेश नीति दोनों में तालमेल बनाने के लिए आसियान के देशों ने 1994 में, कब? 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच, जिसको बोलते हैं आसियान रीजनल फोरम, ARF, आसियान क्षेत्रीय मंच, कब होती है इसकी स्थापना? 1994 में। 1994 में। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय 1, आसियान आर्थिक समुदाय 2, आसियान सामाजिक समुदाय की स्थापना की। तो याद रखिएगा, 1994 में ARF आसियान क्षेत्रीय मंच और 2003 में आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक समुदाय की स्थापना की गई। आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य क्या है? देखिए, आसियान सुरक्षा समुदाय के उद्देश्य है क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है, यानी युद्ध तक नहीं ले जाना है, सैनिक टकराव तक नहीं ले जाना है, पहले इनको क्या कर लेना है? हल कर लेना है। दूसरा, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करके इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। और आसियान ने निवेश और श्रम और सेवाओं के मामले में एक और बनाया है मुक्त व्यापार क्षेत्र,
आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में क्या बनाया है? मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड एरिया, जिसको बोलते हैं FTA। ठीक है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। कैसा संगठन है? क्षेत्रीय संगठन है। और आसियान ने अपना एक विजन भी जारी किया, वो विजन 2020, आसियान का विजन 2020। उसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। क्या क्या बातें हैं आसियान विजन 2020 में? 2 नंबर का प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या क्या थी? तो देखिए, पहला, आसियान देश आपसी टकराव की जगह किसको बढ़ावा देंगे? बातचीत को बढ़ावा देंगे, यानी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देंगे। दूसरा, आसियान विजन 2020 की क्या बात थी? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान को बनाना। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान को बनाना इसका उद्देश्य होगा। तीसरा, सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के माध्यम से क्षेत्रीय हितों की क्या करना? रक्षा करना। 2003 में बने थे सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, इनके माध्यम से किसके हितों की रक्षा करना? क्षेत्रीय हितों की रक्षा करना। आसियान शैली के तहत दक्षिण पूर्वी एशिया के समस्त देशों के परस्पर विवादों को हल करना और आर्थिक सहायता प्रदान करना। और पांचवा वो था निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना और क्षेत्रीय देशों में अमेरिका के वर्चस्व को रोकना। ये 5 बातें थी जो आसियान विजन 2020 से जुड़ी हुई थी। आसियान से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया। क्या किया? कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया। इसके अलावा पूर्वी तिमोर के संकट को भी संभाला। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई। प्रश्न आ जाए, भारत आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्रीय व्यवस्था कब लागू हुई? 2010 में। भारत ने 1991 में एक पॉलिसी अपनाई थी जिसको बोला गया लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट नीति। और 2014 में इसी नीति को बाद में नाम दिया गया अलग से एक्ट ईस्ट नीति, एक्ट ईस्ट, जिसे पूर्वी एशिया के देशों, खासकर आसियान देश, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से उसके आर्थिक संबंधों में क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है एक्ट ईस्ट नीति के माध्यम से, लुक ईस्ट नीति के माध्यम से। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। यानी वो निरंतर एक दूसरे से क्या करते हैं? संवाद और परामर्श करते हैं। आसियान की प्रासंगिकता व महत्व पर टिप्पणी लिखिए। क्या आज भी आसियान है वो प्रासंगिक है? उसका कोई महत्व है? तो देखिए, निम्न रूपों में आसियान की प्रासंगिकता या महत्व को देखा जा सकता है। एक तो आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। आसियान टकराव की जगह किस पर सहयोग देता है? किस पर तरजीह देता है? बातचीत और परस्पर सहयोग की नीति पर। और पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है। तो आसियान का प्रासंगिकता भी है, आसियान का महत्व भी है। इन 3 बिंदुओं के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। अब आसियान और यूरोपियन यूनियन के बाद में एक और वैकल्पिक केंद्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है आजकल, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए लेकर के आया हूं। माओ के नेतृत्व में 1949 में चीन में एक क्रांति हुई जिसे नाम दिया गया साम्यवादी क्रांति। और इस क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य, जिसको बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसकी स्थापना होती है। चीन जो उस समय अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाता है वो कौन सा मॉडल था? सोवियत मॉडल। और इस मॉडल के चलते चीन ने मजबूत औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ी करने के लिए अपने जो सारे संसाधन थे उनको लगा दिया, उनका इस्तेमाल किया। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। यानी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। कौन सा मॉडल अपनाया? सोवियत मॉडल। चीन द्वारा अपनाए गए इस विकास मॉडल में खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर दिया गया था। शुरुआत में हालांकि चीनी अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी थी? 5 से 6% थी, लेकिन इनकी तेज वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर ने इस विकास दर पर क्या फेर दिया? पानी फेर दिया। तो चीन को अपनी नीतियां बदलनी पड़ी और उन्होंने अपना राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास खत्म किया। क्यों किया, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। चीन ने अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म क्यों किया? देखिए, इसके पीछे जो कारण है वो देखिए, इनकी खेती की पैदावार उद्योगों की जरूरत पूरी नहीं कर पा रही थी।
इनकी खेती की पैदावार उद्योगों की जरूरत पूरी नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण इनका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। इसी कारण चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए और उन निर्णयों में जो पहला था चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाए और अमेरिका से संबंध बनाकर अपना जो राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास चल रहा था, यानी पश्चिमी देशों के साथ संबंधों का जो विच्छेद चल रहा था, उसको खत्म किया। पहला निर्णय हुआ 1972 में अमेरिका के साथ संबंध बनाए, राजनीतिक आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। दूसरा निर्णय उसके अगले ही साल चीनी प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, उन्होंने कृषि यानी एग्रीकल्चर, उद्योग, इंडस्ट्री, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, 4 क्षेत्रों में देखिए, कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। कब रखे? 1973 में। तो प्रश्न आ सकता है, चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव कब रखे? 1973 में। 1978 में तत्कालीन नेता थे, नाम था देंग श्याओपेंग, उन्होंने आर्थिक सुधारों की नीति अपनाई और उसके तहत खुले द्वार की नीति, ओपन डोर पॉलिसी की घोषणा की। 1978 के बाद से चीन की आर्थिक सफलता ने चीन को एक महाशक्ति के रूप में उभरने में मदद की है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद चीन सबसे ज्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और यह भी माना जा रहा है कि 2040 तक यदि चीन इसी गति से आर्थिक रूप से प्रगति करता गया तो वो अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। चीन की विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, उपलब्ध संसाधन, उसकी क्षेत्रीय अवस्थिति, राजनीतिक प्रभाव और तेज आर्थिक वृद्धि दर ने चीन के एक प्रभाव को कई गुना बढ़ा दिया। प्रश्न आ सकता है, चीन का प्रभाव कई गुना क्यों बढ़ गया? चीन की विशाल आबादी की वजह से, बड़े भूभाग की वजह से, वहां उपलब्ध संसाधनों की वजह से, क्षेत्रीय अवस्थिति की वजह से, राजनीतिक प्रभाव और तेज आर्थिक वृद्धि दर में चीन का प्रभाव है वो कई गुना बढ़ गया। एक छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं कि चीन ने खेती का निजीकरण कब किया, उद्योगों का निजीकरण कब किया? तो खेती का निजीकरण किया 1982 में और उद्योगों का किया 1998 में। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों और ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण उद्योगों की तादाद भी बड़ी तेजी से बढ़ी। उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज रही। इसके अलावा चीन ने और क्या किया? विशेष आर्थिक क्षेत्रों अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण से विदेशी व्यापार में भी उल्लेखनीय वृद्धि की। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर के उभरा। 2001 में चीन है वो विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल हुआ। एक प्रश्न बन सकता है, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर बड़ी ताकत के रूप में उभरने के बावजूद चीन के लोग थे वो वहां के लाभों से क्यों वंचित थे? तो क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा, तभी सभी उसका लोहा मानने लगे थे और ये सब होने के बावजूद ज्यादातर चीनियों को इन सुधारों का लाभ क्यों नहीं मिला? तो इसके 2 बड़े कारण थे। एक तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से वहां बेरोजगारी बढ़ी। दूसरा, वहां महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात हैं वो काफी खराब हैं। इन 2 वजहों से उनको लाभ नहीं मिला। भ्रष्टाचार के बढ़ने और पर्यावरण के नुकसान की वजह से भी ऐसे परिणाम सामने आए हैं। एक प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि आज की चीनी अर्थव्यवस्था और जो नियंत्रित चीनी अर्थव्यवस्था थी उससे किन मामलों में अलग है, स्पष्ट कीजिए। तो आज की चीनी अर्थव्यवस्था पूर्व की नियंत्रित अर्थव्यवस्था से पूरी तरह से अलग है। निम्नलिखित बिंदु हैं वो इस कथन को क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं। पहला, नियंत्रित अर्थव्यवस्था बनाम खुले द्वार की नीति। देखिए, शुरुआती दौर में चीन की अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण था। किसका? राज्य का। विदेशी बाजारों से सामान खरीदने पर क्या था? प्रतिबंध था। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। इस स्थिति को पलटने के लिए चीन ने क्या किया? 1972 में अमेरिका के साथ संबंध बनाए और अपना राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास समाप्त किया। 1978 में आर्थिक सुधारों की नीति के तहत खुले द्वार की नीति अपनाई। 1982 में कृषि का, 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया और व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज बनाए, है ना? तो इस प्रकार से चीन ने क्या की? प्रगति की। दूसरा, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था बनाम निजीकरण की बाजार मूलक अर्थव्यवस्था। यानी शुरू में जो चीनी व्यवस्था थी वो नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, उसमें कृषि उद्योगों पर पूर्ण रूप से किसका नियंत्रण था? राज्य का नियंत्रण था। लेकिन वर्तमान चीनी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की है? बाजार मूलक अर्थव्यवस्था है। और तीसरा जो अंतर है वो विदेशी निवेश संबंधी अंतर है। चीन की नियंत्रित अर्थव्यवस्था में तो विदेशी निवेश क्या था? नगण्य था। और आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए चीन है वो आकर्षक देश बनकर के उभरा है।
तो ये 3 अंतर प्रमुख रूप से हैं, किसमें? चीन की जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी उसमें और आज की चीनी अर्थव्यवस्था में। चीनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वहां क्या क्या कदम उठाए गए थे? तो देखिए, 1978 में पहला कदम उठाया तत्कालीन नेता देंग शाओपिंग ने। क्या उठाया उसने? खुले द्वार की नीति अपनाई। दूसरा, निजीकरण को अपनाया कृषि में 1982 में। 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज बनाए गए। तीसरा, चीन ने 1972 में अमेरिका से साथ संबंध बना करके अपना राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। और 1973 में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। तो ये बड़ा ही इजी सा प्रश्न है, चीनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वहां पे क्या क्या कदम उठाए गए। भारत चीन संबंधों की विवेचना कीजिए, बहुत सिंपल सा, बहुत सा शानदार। देखिए, पढ़िए आप इस चीज को। पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत हो या चीन, पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत हो या चीन, इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक ही नहीं था बल्कि आर्थिक था, धार्मिक था, सांस्कृतिक भी था। परंतु चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में आपस में कभी भी नहीं टकराए। भारत की आजादी के बाद भी सबको यही उम्मीद थी कि भारत और चीन एक साथ मिलकर विकासशील दुनिया और खास तौर से एशिया के भविष्य को क्या करेंगे? तय करेंगे। यहां तक कि एक समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ, लेकिन सीमा विवाद पर दोनों देशों के बीच चले सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 1950 के दशक में जब 1950 में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया था और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसला किया था, तो दोनों देशों के बीच संबंधों में क्या आ गई? कटुता आ गई। बाद में भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में युद्ध के मैदान पर आ खड़े हुए। यानी चीन ने क्या किया? अरुणाचल प्रदेश, नेपाल के क्षेत्रों में और अक्साई चीन के क्षेत्रों में अपना दावा जताया। भारत ने क्या किया? इसका विरोध किया। 1962 में इस युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी और 1962 के बाद 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध क्या रहे? समाप्त रहे। 1976 में कूटनीतिक संबंधों को वापस बहाल किया गया। 1970 दशक के उत्तरार्ध में चीन में राजनीतिक नेतृत्व बदलने के बाद 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच में एक वार्ता की नई श्रृंखला भी आरंभ हुई और उसी श्रृंखला के तहत दिसंबर 1988 में राजीव गांधी, जो कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने चीन का दौरा किया, जिसके बाद भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयासों को थोड़ा सा बढ़ावा मिला। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत चीन संबंधों में थोड़ा सा महत्वपूर्ण बदलाव आया है। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ साथ विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी परस्पर सहयोग का रास्ता अपनाया है। 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। यानी चीन और भारत के बीच यदि 2017 की बात करें तो द्विपक्षीय व्यापार 84 अरब डॉलर का हो चुका है। इसके साथ साथ भारत की कुछ आपत्तियां भी हैं, जैसे कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को चीन क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भी दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के क्या माना गया है? खिलाफ माना गया है। लेकिन ये फिलहाल ये मुद्दे भारत और चीन में सीधा टकराव करवाने जितने बड़े भी नहीं हैं। बावजूद इसके ये भी सही है कि हाल के समय में दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट आई है और इसके प्रमुख कारण क्या है? प्रश्न आ सकता है, भारत चीन के संबंधों में गिरावट के प्रमुख कारण क्या है? तो एक सीमा विवाद है, एक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद विरोधी भारतीय प्रस्ताव के विरुद्ध चीन ने पाकिस्तान को समर्थन दिया और चीन की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो भारत चीन के संबंधों में कटुता ला रही हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2018 में चीन का दौरा किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बाद में 2019 में भारत आए और कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत चीन संबंधों में कटुता पैदा करने वाले कोई 4 मुद्दे लिखिए, प्रश्न आ ही गया है। सीमा विवाद पहला था। यह विवाद मैकमोहन रेखा को लेकर के था। मैकमोहन रेखा जो कि अंग्रेजों के समय खींची गई। अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन क्षेत्र को लेकर के सीमा विवाद है। दूसरा, चीन है वो पाकिस्तान को परमाणु सहायता उपलब्ध करा रहा है और भारत इस बात से क्या है? नाराज है। तीसरा, हिंद महासागर में पैठ। चीन हिंद महासागर में अपनी पैठ जमाना चाहता है और इस हेतु उसने म्यांमार से कोको द्वीप ले लिया। क्या ले लिया? कोको द्वीप ले लिया। इसके अलावा पाकिस्तान में कराची के पास ग्वादर बंदरगाह बना रहा है। कौन?
चीन, और भारत ये चीजें अपने हित में नहीं समझता। इसके अलावा भारत विरोधी रवैया अपनाया, परमाणु नीति की आलोचना करता है, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का भी चीन क्या करता है, विरोध करता है। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं जिनके माध्यम से भारत और चीन के संबंधों में क्या आ गई है, कटुता आ गई है। एक प्रश्न बन सकता है, वैकल्पिक शक्ति के केंद्र के रूप में जापान प्रभावकारी है, इस कथन पर प्रकाश डालिए, या जापान की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो वैकल्पिक शक्ति के केंद्र के रूप में जापान बहुत प्रभावकारी साबित हो सकता है। निम्नलिखित बिंदु हैं वो इस कथन को सही साबित करते हैं। विश्व युद्ध के बाद से जापान ही बड़ी तेज गति से विकास किया है। विश्व युद्ध के बाद से जापान ने क्या किया है, बड़ी ही तेज गति से विकास किया है। जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान दे रहा है अभी, और यूएनओ के बजट में हस्तांतरण करने के लिहाज से पूरे विश्व में जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। जापान का सैन्य व्यय उसकी जीडीपी का केवल 1% है, फिर भी सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है। और 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इन बातों से, इन कथनों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वैकल्पिक शक्ति के केंद्र के रूप में जापान है वो बहुत ही प्रभावकारी साबित हो सकता है। जापान से जुड़े हुए कुछ अन्य फैक्ट्स देखिए। जापान 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन OECD का सदस्य बना। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य बना कब, 1964 में। एशिया के देशों में अकेला जापान ही है जो G7 के देशों में शामिल है। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला भी एकमात्र देश कौन है, जापान है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माज्दा, ये सारे जापानी ब्रांड हैं। इसके बाद में हम दक्षिण कोरिया के बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। दक्षिण कोरिया 1950 से 53 के दौरान दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच कोरियाई युद्ध हुआ। शीत युद्धों ने इनकी प्रतिद्वंदिता को क्या कर दिया, तेज कर दिया। 17 सितंबर की बात है 1991, दोनों कोरिया संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या बने, सदस्य। 17 सितंबर 1991 को। 1960 से 1980 के दशक के बीच दक्षिण कोरिया का आर्थिक विकास, यानी दक्षिण कोरिया आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से उभरा, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिरेकल ऑन द हान रिवर। दक्षिण कोरिया 1996 में OECD का सदस्य बना। किसका, OECD का, इसी OECD का आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन का सदस्य बना। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार दक्षिण कोरिया का स्थान कौन सा है, 18वां स्थान है दक्षिण कोरिया का। और दक्षिण कोरिया की जो बड़ी कंपनियां हैं उनके नाम देखिए, सैमसंग है, LG, हुंडई जैसी बड़ी कंपनियां हैं, वो दक्षिण कोरिया के ब्रांड हैं। इस प्रकार हमने इन 32-33 मिनटों में पूरे इस पाठ को अच्छे से पढ़ा है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों को अच्छे से जाना है, और यहाँ से बाहर किसी भी प्रश्न के जाने की उम्मीद नहीं है। फिर भी जो शेखावाटी का मिशन शो है उनके प्रश्नों को भी मैं आगे वीडियोज के माध्यम से हल करवाऊंगा। आप इस वीडियोज को देखिएगा, आप इस वीडियो के माध्यम से जानिएगा सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के बारे में और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। धन्यवाद।